हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहां होंगे जबरदस्त होंगे। चलिए, कुछ कारणों की वजह से हम आपसे 2-4 दिन जुदा रहे, ठीक है। लेकिन जुदा होने का मतलब ये है कि हम फिर वापस आ गए हैं, ठीक। चलिए, तो हम लोग पढ़े थे सामाजिक विज्ञान यानी SST में यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़े थे? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़े थे बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद, यही पढ़े थे ना कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने आपको बताया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताया था। फिर आपको बताया था एक दार्शनिक कहिए, फिलोसोफर कहिए, जो भी कहिए, उनके अनुसार राष्ट्र क्या है, ठीक है। यानी किसके? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार राष्ट्र क्या है, ये हमने आपको बताया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ ज्यादा चीजों को सीखेंगे। आज हम सीखेंगे उदारवाद क्या है। क्या सीखेंगे? उदारवाद क्या है, ठीक। तो उदारवाद के बारे में सीखेंगे। तो हेडिंग बनाते हैं उदारवाद। उदारवाद, ठीक है। अब ये उदारवाद क्या है, देखिए उदारवाद क्या है। तो उदारवाद या लिबरलिज्म शब्द क्या लिखेंगे आप कि उदारवाद, उदारवाद या लिबरलिज्म शब्द, लिबरलिज्म, उदारवाद या लिबरलिज्म शब्द, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, उदारवाद या लिबरलिज्म, ठीक है, ठीक है। ये जो शब्द है यह लातीनी भाषा के, लातीनी भाषा के लीबर शब्द से बना है, लीबर शब्द से बना है, लीबर शब्द से बना है, ठीक है। लीबर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी अपनी भाषा में कहें तो फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है। तो चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि उदारवाद क्या है तो कहिएगा कि उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द, जो यहाँ लिबरलिज्म शब्द है, उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द जो है यह लातीनी भाषा के लीबर से बना है और इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्या होती है बाबू? स्वतंत्रता, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि जो नया मध्यम वर्ग था उसमें कई वर्ग थे ना डेवलपमेंट में, किसके डेवलपमेंट का, रेवोल्यूशंस में, यूरोप के राष्ट्रवाद में, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछेगा कि जो नया मध्यम वर्ग था उसके अनुसार उदारवाद क्या था, तो कहिएगा कि नए मध्यम वर्ग के अनुसार उदारवाद का अभिप्राय व्यक्तियों के लिए आजादी तथा कानून के प्रति समक्ष समानता, या कानून के समक्ष समानता। यहाँ हेडिंग बना दीजिएगा, या हेडिंग ना बना करके पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा कि नए मध्यम वर्ग के अनुसार, क्या लिखोगे बाबू कि नए मध्यम वर्ग के अनुसार, मध्यम वर्ग के अनुसार, के अनुसार, नए मध्यम वर्ग के अनुसार उदारवाद का अभिप्राय, उदारवाद का अभिप्राय, अभिप्राय का अर्थ समझते हैं ना, मतलब है ना। उदारवाद का अभिप्राय व्यक्तियों की स्वतंत्रता, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तथा तथा कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, समानता, ठीक है। चलिए देखिए, हमने कहा उदारवाद, क्या बताया? उदारवाद। फिर हमने कहा कि बाबू जो उदारवाद है यानी जो लिबरलिज्म शब्द है वो किससे बना है? लातीनी भाषा के लिबर वर्ड से बना है
जिसका अर्थ होता है क्या, स्वतंत्रता, जिसका क्या अर्थ होता है, स्वतंत्रता। हमने क्या कहा कि उदारवाद जो है यानी जो लिबरलिज्म है वो किससे बना है, लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, अब फिर हमने एक आपको पॉइंट बताया, पॉइंट क्या था बाबू, बोलो, कहे ना कि नए मध्यम वर्ग के अनुसार जो उदारवाद की परिभाषा थी या जो अभिप्राय था वह क्या था कि व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, माने कानून बराबर हो। अब ऐसा नहीं कि कोई राजा के घर से है तो उसके लिए कानून अलग है, कोई प्रजा है तो उसके लिए कानून अलग है। ठीक है, उदारवाद समझ में आया। उदारवाद का सीधा सीधा अभिप्राय क्या था बताइए, उदारवाद का सीधा सीधा अभिप्राय था स्वतंत्रता यानी आजादी, फ्रीडम। बोलो क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद एक और हेडिंग है क्या सी हेडिंग, मैं देखो इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसको हमको पढ़ के कहां जाना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में जाना चाहिए। आगे बात समझ में, जिससे आप एकदम विश्वास मानो कि आपका 90% क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ के जाइए। ठीक है, इसके बाद हेडिंग है निरंकुशवाद। क्या है, निरंकुशवाद। अब ये निरंकुशवाद क्या है, ठीक है, अब देखो इसका मतलब इसी शब्द में छिपा है, निरंकुश। क्या है, निरंकुश, निरंकुश यानी ऐसी चीजें, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी प्रणाली जिसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, किसी का दबाव नहीं था, वो स्वतंत्र था, वो फ्रीडम था उसको कि वो कोई भी फैसला ले सकता है। तो पहले के राजाओं के ऊपर कोई दबाव रहता था नहीं। मान लीजिए कि कोई गड़बड़ कर दिया, कोई गड़बड़ गिला कर दिया तो राजा कहता था इसे 100 कोड़े मारे जा, बिना सोचे समझे 100 कोड़े, तो उसके फैसला को सभी लोग स्वीकार करते थे ना। तो वैसे ही पहले क्या था, निरंकुशवाद था। आ रही है बात समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए क्या लिखेंगे निरंकुशवाद में कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो। बात समझ में आई। चलिए लिखिए इसमें कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो, मतलब किसी भी चीज का कोई डर ना हो, दबाव ना हो, अंकुश ना हो, जो मन में आया वही फैसला सुना दिया। मन में आया आज राजा को घूमना है, फैसला सुना दिया कि शहर की सारी सड़कों को बंद कर दो। मन में आया कि आज नृत्य देखना है तो कहेगा कि शहर की सारी नर्तकियों को बुला लो, मुझे नृत्य देखना है। राजा प्रसन्न हुआ, ठीक है, जैसे मोगेम्बो खुश हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, निरंकुशवाद क्या था कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो, इसी व्यवस्था को क्या कहेंगे, निरंकुशवाद कहेंगे। बात समझ में आई। चलिए पहला क्या देखा, उदारवाद। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द किससे बना है, तो लातीनी भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। बोलो जरा बोलो। इसके बाद हमने क्या कहा कि इसमें एक और पॉइंट जोड़ देना, एग्जामिनर नंबर देगा। कौन सा पॉइंट जोड़ना कि जो नया मध्यम वर्ग था उसके अनुसार उदारवाद यानी लिबरलिज्म का क्या तात्पर्य था, तो उसके अनुसार उदारवाद का अभिप्राय यह था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। बात समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन आया, अगला टॉपिक आया कि सर निरंकुशवाद क्या है, तो ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो। बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है जनमत संग्रह। इसको भी पढ़ के जाना होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत यानी जनता का मत का संग्रह, यानी इकट्ठा करना रे बाबू। चलिए देखिए इसमें क्या लिखिएगा कि लिखिएगा कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सभी जनता को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। क्या कहिएगा कि यह एक प्रकार का, जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि जनमत क्या है, ठीक, या जनमत संग्रह क्या है, तो एक प्रत्यक्ष मतदान
जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए क्या किया जाता था, पूछा जाता था। वही क्या है, जनमत संग्रह। लिख लीजिए, इसको भी लिख लो कि एक प्रत्यक्ष मतदान, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा किसी क्षेत्र की जनता को या जनता से, किसी क्षेत्र की जनता से, किसी क्षेत्र की जनता से, किसी क्षेत्र की जनता से किसी प्रस्ताव, किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार, को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता था, करने के लिए पूछा, देखो क्या लिख रहे हैं, पूछा जाता था, करने के लिए क्या किया जाता था, पूछा जाता था। आ गई बात समझ में। हमने क्या कहा कि जनमत संग्रह, ऐसे साधारण भाषा में समझिए ना, जब हम कोई नेता चुनते हैं, चाहे विधायक चुने, चाहे सांसद चुने, चाहे मंत्री चुने, मुख्यमंत्री चुने, ठीक है, चाहे पीएम चुने, ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव छोड़कर, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर का चुनाव छोड़कर, इसलिए क्योंकि वो हमारे वोटों से नहीं, हम विधायक चुनते हैं तो उनके वोटों की गणना से, उनके वोटों के मत से उनकी वोट की एक संख्या निर्धारित की जाती है पार्लियामेंट में, उसके अनुसार उनको चुना जाता है, ठीक है। तो जब हम प्रधानमंत्री अपना विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तो लोगों में एक जनमत संग्रह कराया जाता है कि जनता का मत किसके साथ है, और जिसके साथ जनता का मत अधिक, वही क्या बन जाता है, हमारे क्षेत्र का विधायक या सांसद बन जाता है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही उस जमाने में भी जनमत संग्रह कराया जाता था किसी प्रस्ताव को लेकर के, ठीक है, कि इस प्रस्ताव को कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं, कितने लोग अस्वीकार कर रहे हैं। तो अगर स्वीकार करने वालों की संख्या अधिक हो गई तो वो जनमत संग्रह क्या होता था, पारित हो जाता था, मतलब लागू हो जाता था, पास हो जाता था। कम हो गई तो उसमें बदलाव किए जाते थे। आगे बात समझ में, इसी को क्या कहते थे, जनमत संग्रह। क्या कहते थे, जनमत संग्रह। बोलो, दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े अब, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें टॉपिक आता है, एक पॉइंट आता है यूटोपिया। यूटोपिया का अर्थ है कल्पना दर्शन, यानी एक ऐसे समाज की कल्पना करना, ठीक है, जो पूरी तरह से पारदर्शी हो। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो पूरी तरह से पारदर्शी हो। मतलब क्या था कि ऐसी, मतलब वैसे सरकार की कल्पना लगभग असंभव होती थी, उसी को उस भाषा में कहते थे यूटोपिया, ठीक। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, यूटोपिया यानी कल्पना दर्शन क्या था कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना, ठीक है, जो क्या हो, आदर्श हो, ठीक, जो कि क्या हो, आदर्श हो, तथा उसका सरकार में होना लगभग क्या था, असंभव था, या उसका सरकार होना लगभग असंभव था, ठीक है। तो बना लीजिए हेडिंग यूटोपिया। यूटोपिया यानी कल्पना दर्शन, कल्पना करना, कल्पना में सोचना, इमेजिन करना, केवल कल्पना ही कर सकना। जैसे कि अभी मान लीजिए आप लोग कल्पना कर रहे हैं कि काश की सकाला का गुम गुम वाला पेंसिल मिल जाता, फटाक से एग्जाम की कॉपी बनाते, और बनाते एग्जाम की कॉपी हमारे सामने आ जाती, ठीक है। क्या करते कि एग्जाम की कॉपी बनाते कि वो हमारे सामने आ जाती, ठीक। चलिए लिखिएगा कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना, एक ऐसे समाज की कल्पना करना, कल्पना करना जो इतना आदर्श हो, जो इतना आदर्श हो कि उसकी सरकार होना लगभग क्या हो, असंभव, कि उसकी सरकार होना
सरकार होना लगभग असंभव हो, लगभग असंभव हो। चलो, हमने क्या कहा कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना, ठीक है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका सरकार होना लगभग क्या हो, असंभव हो, उसी को क्या कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं या कल्पना दर्शन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, यूटोपिया या कल्पना दर्शन। ठीक, यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। हो गया, मिटा दें। चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, उदारवाद क्या है, निरंकुशवाद क्या है और यूटोपिया क्या है। उदारवाद में हमने आपको क्या बताया अभी, उदारवाद में ये बताया कि उदारवाद या लिबरलिज्म शब्द जो है वो किस क्या है, लातीनी भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता या आजादी। इसके बाद निरंकुशवाद पढ़ा, तो निरंकुशवाद यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो, ठीक है। इसके बाद यूटोपिया पढ़ा, तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो क्या हो, आदर्श हो और जो कि जिसका सरकार में होना लगभग क्या हो, असंभव हो, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग है बाबू, रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या हेडिंग है, रूमानीवाद। अब ये रूमानीवाद क्या था, तो रूमानीवाद मतलब कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन, क्रांति, ठीक है, एक ऐसा सांस्कृतिक स्ट्राइक जो था, आंदोलन, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना को रखता था, जो क्या करता था, खास तरह की राष्ट्रीय भावना रखता था, या भावना का क्या करना चाहता था, विकास करना चाहता था। रूमानीवाद का यही अर्थ था कि एक ऐसा समाज जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना रखता था और उसी का विकास करना चाहता था। सांस्कृतिक भावना क्या होता है, सांस्कृतिक समाज क्या होता है, जैसे कि आप समझिए हमारे यहाँ कई तरह की सांस्कृतिक भावनाएं हैं, सांस्कृतिक समाज है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब, सब कुछ है हमारे भारत में। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मिशनरी से रिलेटेड है तो मिशनरी के लिए सांस्कृतिक आंदोलन करता है, ठीक, उसी विचारधारा में सबको देखना चाहता है। अगर मान लीजिए कि कोई किसी आश्रम वगैरह से रिलेटेड है तो उसी विचारधारा में रखना चाहता है सबको कि मेरे तरह ही सभी लोग सोचे, ईश्वर को माने, जबकि कि सबको अलग अलग फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, ठीक। उसी प्रकार रूमानीवाद क्या था, तो रूमानीवाद में लिखिएगा कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना रखता था, जो एक खास तरह की, अलग तरह की, ठीक है, खास तरह की राष्ट्रीय भावना रखता था, तथा उसका विकास करना चाहता था, तथा उसका विकास करना चाहता था। आई बात समझ में, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन, ठीक है, क्या कहेंगे, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, या विकास राष्ट्रीय भावना रखता था, या उसका विकास करना चाहता था, ठीक। तो रूमानीवाद अगर आपसे पूछता है तो बस इतना ही लिखिए कि एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो कि एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का क्या करना चाहता था, विकास करना चाहता था। आया बात समझ में बाबू, क्या करना चाहता था, विकास करना चाहता था। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जुंकस। जुंकस, जुंकस क्या है, तो प्रसा जो उस समय, प्रसा जो एक कॉन्टिनेंट था, अलग तरह से एक क्षेत्र था ना, एरिया था, तो प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी थी जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उन्हीं को क्या कहते थे, जुंकस कहते थे। जैसे आज के जमाने में जो एक बड़े लोगों की कैटेगरी होती है, ठीक है, तो उनको वीआईपी कह दिया जाता है, उनसे बड़ा होता है वीवीआईपी कह दिया जाता है, ठीक। या फिर मान लीजिए जो प्रतिदिन खाने कमाने वाले उन्हें मिडिल क्लास कह दिया जाता है, फिर लोअर क्लास कह दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह से उस समय भी एक प्रसा का
खास समाज था जिसमें केवल जमींदार रहते थे, उन्हीं को क्या कहते थे, जुंकर्स कहते थे। तो लिख लीजिए जुंकर्स, हेडिंग बना लीजिए जुंकर्स। ये क्या था, ठीक है। तो जुंकर्स क्या था कि प्रसा के एक मतलब सामाजिक श्रेणी का नाम, ऐसे लिखिए कि प्रसा के एक सामाजिक श्रेणी का नाम था, प्रसा के एक सामाजिक श्रेणी का नाम था जिसमें जमींदार रहते थे, जिसमें जमींदार रहते थे, जमींदार रहते थे या होते थे, ठीक। तो जुंकर्स क्या थे कि प्रसा का एक सामाजिक श्रेणी का नाम था जिसमें बड़े बड़े जमींदार क्या होते थे, शामिल रहते थे। यानी बड़े बड़े जमींदारों का जो ग्रुप था, जो श्रेणी बनी थी, जो एक सीरीज थी, उसी को क्या कहते हैं, जुंकर्स कहते हैं, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जुंकर्स क्या है, तो कहिएगा कि प्रसा का एक सामाजिक श्रेणी था भाई, जिसमें क्या थे कि बड़े बड़े जमींदार रहते थे, शामिल थे, मतलब कि एक ग्रुप था, उसी को क्या कहते थे, जुंकर्स कहते थे, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवाद जो था उसके उदय का कारण क्या था। नेक्स्ट हेडिंग पे अगर हम डिस्कस करें तो राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, तो पहला कारण ये था निरंकुशवाद। निरंकुशवाद, राजा कोई भी फैसला लेता था उसमें कोई अंकुश नहीं था, अपने मन मुताबिक फैसला लेता था, चाहे प्रजा को उससे कष्ट ही क्यों ना हो। कर बढ़ा देना, है ना, दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेना, खेती कराना, जमींदारी प्रथा को लागू कर देना। तो पहला उसमें आप लिखिएगा कि निरंकुश शासन व्यवस्था। दूसरा क्या लिखेंगे, उदारवादी विचारों का प्रसार, उदारवादी विचारों का प्रसार। तीसरा स्वतंत्रता, समानता तथा, तीसरा क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता और समानता। चौथा क्या लिख दीजिएगा कि विभिन्न मध्यम वर्ग की क्या होना, विभिन्न मध्यम वर्ग की भूमिका, क्योंकि मध्यम वर्ग वाले थोड़े से शिक्षित हो गए थे या शिक्षित थे, इसलिए उनको मध्यम वर्ग में रखा गया था, ठीक। तो कारण आपसे पूछेगा राष्ट्रवाद के उदय का कारण, राष्ट्रवाद के उदय का कारण, राष्ट्रवाद के उदय का कारण। तो इसमें एक एक नंबर करके लिख दीजिएगा। पहला लिख दीजिएगा आप लोग निरंकुश शासन व्यवस्था, निरंकुश शासन व्यवस्था, ठीक है। पहला लिख दीजिएगा आप लोग कि निरंकुश शासन व्यवस्था। दूसरा क्या लिखिएगा कि उदारवादी विचारों का प्रसार, उसमें 2 नंबर डाल के लिख दीजिएगा उदारवादी विचारों का प्रसार, विचारों का प्रसार, उदारवादी विचारों का प्रसार। 3 नंबर में क्या लिखिएगा, ठीक है, तो 3 नंबर में लिखिएगा कि जो स्वतंत्रता थी, समानता थी, ठीक है, तथा क्या कहते थे, जैसे कि मान लो कि कोई स्वतंत्रता है, फिर से समानता, तथा क्या बहुल्य नारे, नारों की वजह से भी क्या होता है, बंधुत्व, ठीक है, लगाव, और नारों की वजह से भी एक तरह की रेवोल्यूशन अपने अंदर डेवलप होती है। जैसे अभी हम कहे इनकलाब जिंदाबाद, तो तुरंत मन में आता है, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुरंत मन में देश के प्रति एक भावना जागृत हो जाती है, ठीक। तो ऐसे ही 3 नंबर पे लिखिएगा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना। लिखो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा या भावना, बंधुत्व की का भावना या नारा, नारा भी लिख लेना, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे क्या लिख दीजिएगा, नया मध्यम वर्ग की भूमिका, ठीक है। तो लिखिएगा नए मध्यम वर्ग की भूमिका, वर्ग की भूमिका, नए मध्यम वर्ग की भूमिका, ठीक है। इतना भी आप लिख देते हैं तो 4 कारण बहुत हैं, ठीक है। लिखिएगा कि उदारवादी विचारों का प्रसार,
ठीक है, निरंकुश शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना या नारा, ठीक है। या चौथा में लिख दीजिएगा नए मध्यम वर्ग की भूमिका। बोलिए इतना समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा दें। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा दें। जल्दी से इसको लिखिए। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े, चलिए इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट, अगर यूरोप में जो जैसे मैं आपसे बात करूं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का कोई एक निश्चित श्रेणी तो होगा, सीरीज तो होगी, क्रम तो होगा कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो कभी कभी ये चीजें आपको मतलब पूछ देता है पेपर में कि क्रमिक विकास को दर्शाइए या प्रकाश डालिए। ठीक, तो आप हेडिंग बना दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। पहले नंबर पे क्या हुआ था? राष्ट्रवाद की भावना जो जागृत हुई थी, जो जड़ था, जो ईंट का काम किया नींव में, वो कौन था? फ्रांसिस की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांसिस। कब हुई थी? तो 1789। पहला कारण ये हो गया क्रमिक विकास में। 2 नंबर पे लिख दीजिएगा क्या? नागरिक संहिता 1804, है ना, 1804। तीसरे में लिख दीजिएगा उदारवादी क्रांति 1815, ठीक है। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण। कब हुआ था जर्मनी का एकीकरण? 1866 से 1871। और इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1869 से 1871। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्या हुआ था, कब हुआ था? ठीक, तो पहले में आप लिख दीजिएगा फ्रांसिस की क्रांति, दूसरे में नागरिक संहिता, तीसरे में क्या लिखेंगे? उदारवादी क्रांति, चौथे में जर्मनी का एकीकरण, पांचवे में क्या लिखेंगे? इटली का एकीकरण। चलिए लिख देता हूं, अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो क्या लिखेंगे हेडिंग? यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, क्रमिक विकास। हेडिंग बना दीजिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। क्रमिक विकास का मतलब कि वही जो मैंने अभी आपको समझाया, नंबर 1 पे क्या हुआ, नंबर 2 पे क्या हुआ, क्योंकि कोई भी घटना होती है तो बाय नंबर ही होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही घटना की वजह से सारी रेवोल्यूशन आ जाए, दोबारा कुछ करना ना पड़े। ठीक, तो पहला क्या था? फ्रांसिस की क्रांति, 1 नंबर में लिख दीजिएगा फ्रांसिस की क्रांति। कब हुई थी बाबू? तो 1789, 1789। ठीक है, फ्रांसिस की क्रांति के बारे में पढ़े हैं ना? बास्तिल के जो बास्तिल किला था, उसमें एक जो जेल थी उसको तोड़ दिया गया, 4-5 लोगों या 7 लोगों को रिहा करा लिया गया, कुछ लोगों को रिहा करा लिया गया। ठीक, तो वहीं से फ्रांसिस की क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। स्टार्टअप था किसका? रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांसिस का। इसके बाद दूसरे में लिखिएगा नागरिक संहिता, नागरिक संहिता 1804, नागरिक संहिता 1804। ठीक है, एक कानून बनाया गया, ठीक है, नागरिकों के लिए, समानता के लिए, ठीक, जिसको नागरिक संहिता 1804। ठीक है, उसके बाद उदारवादियों की क्रांति। तो उदारवादियों की क्रांति कब हुई थी? 1815। लिखना उदारवादियों की या उदारवादी क्रांति, उदारवादी क्रांति कब हुई थी? 1815। देखो ये क्रमिक विकास है। पहले नंबर पे क्या था? फ्रांसिस क्रांति, ठीक है, कब हुई थी? 1789। दूसरे पे नागरिक संहिता 1804, तीसरे पे उदारवादियों की क्रांति 1850। ठीक है, अब इसके बाद जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1866 से लेकर के 1871। तो यहां लिखिएगा 4 नंबर पे जर्मनी का एकीकरण, एकीकरण कब हुआ था? तो 1866 से
1871, 1866 से 1871, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो लिखेगा 5वां नंबर, इसमें लिख दीजिएगा इटली का एकीकरण 1859 से 1871, ठीक है। देखिए इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ठीक है बाबू। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1859 टू 1871। चलो देखो अब आया समझ में। अगर आपसे क्रमिक विकास पूछा जाता है तो क्रमिक विकास में आप क्या बताइएगा? क्रमिक विकास में आप बताइएगा कि पहला क्या था, फ्रांसिस का रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो फ्रांसिस रेवोल्यूशन यानी 1789, ठीक है। दूसरे पे नागरिक संहिता 1804, तीसरा उदारवादियों की क्रांति 1815, और चौथा जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871। पांचवा क्या लिखेंगे? इटली का एकीकरण कब? 1859 यानी 1859 से 1871। बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर क्रमिक विकास पूछेगा तो इतना दर्शा दीजिएगा कि यही इसका क्या है, क्रमिक विकास है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ बात? अब नेक्स्ट जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? तो क्या कहिएगा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का एक समान होना जरूरी। किसी भी राष्ट्र को बताइएगा बनाना है अगर आपको, तो आप क्या करिएगा? एक सामूहिक पहचान, जैसे देखिए भारत हमारा एक राष्ट्र है, सामूहिक पहचान क्या है बाबू? हमारी सामूहिक पहचान के तौर पे तिरंगा है। अगर देखे होंगे कहीं मैच वैच होता है स्टेडियम में, तो क्या वहां शकल से पहचानते हैं कि कौन भारतीय है, कौन ब्रिटेन का है, कौन लंदन का है? नहीं, लोग वहां या तो अपने तिरंगे को सिर पे बनवा लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, हाथ में तिरंगा होता है, या नारा लगाते हैं, ठीक, या फिर नेशनल एंथम होता है तो लोग ससमान खड़े हो जाते हैं। तो तिरंगा जो है वो हमारे क्या है? सामूहिक पहचान है, ठीक। तो लिखिएगा कि राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, उसके लिए क्या क्या करना था? तो हेडिंग बना लीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। क्या बना लीजिएगा हेडिंग? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ठीक है। और इसके आगे लिखिएगा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए ठीक है, किसी भी राष्ट्र के क्या निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान क्या होनी चाहिए भाई? तो एक सामूहिक पहचान होनी चाहिए, एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, संस्कृति, परंपरा, परंपरा आदि बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, आदि एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक समान होना जरूरी है, या एक समान होना चाहिए? एक समान होना जरूरी है, ठीक, एक समान होना क्या है? जरूरी है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो लिखिएगा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, ठीक है, एक सामूहिक पहचान होनी चाहिए, संस्कृति, परंपरा इत्यादि का एक समान होना क्या है? बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा कि उस समय जो है यूरोप में अलग अलग समाज था, ठीक। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करिए। यहां तक समझ में आ गया ना? मिटा दे, ठीक है, मिटा दे रहे हैं, फिर आगे लिख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक कह रहे हैं, सॉरी, पॉइंट। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखो, हुआ क्या कि यूरोप उस समय अलग अलग समाज में विभाजित था। बात समझ रहे हैं? अब जब अलग अलग समाज में विभाजित हो जाएगा तो राष्ट्र बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर समाज की एक अलग परंपरा, एक अलग संस्कृति होती है। मैंने पहले ही दिन बताया था, पहले क्लास में, कि भारत में बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है जहां अलग अलग तरह की संस्कृति है बाबू, अलग अलग परंपरा को सब मानता है, फिर भी हम जरूरत पड़ने पे क्या है? एक भारतीय है।
जहाँ भारत की बात आएगी तहाँ हम शानो शौकत से कहते हैं हम क्या है, भारतीय हैं, और अपने भारतीयता के लिए हम अपनी परंपराओं को भी भूल जाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे इसमें एक पॉइंट लिखिए कि यूरोप में अलग अलग तरह के क्या थे, समाज थे, जैसे कि हैब्सबर्ग समाज। और हैब्सबर्ग समाज के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, कोई जर्मन बोलता था, कोई इटली बोलता था, कोई अंग्रेजी बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था। ठीक है, तो अब ये भिन्नता उस समय मुश्किल थी किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो पॉइंट लिखिए, यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैब्सबर्ग समाज, हैब्सबर्ग समाज, हैब्सबर्ग समाज के लोग कैसे, कौन से समाज के लोग, तो हैब्सबर्ग समाज के लोग, ठीक है, जर्मन, इटली, अंग्रेजी तथा फ्रेंच अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। चलिए, तो यूरोप में क्या था, अलग अलग समाज था, जैसे हैब्सबर्ग समाज के लोग जर्मनी, इटली, फ्रेंच, ठीक है, और अंग्रेजी, अलग अलग भाषाएं क्या करते थे, बोलते थे। आगे बात समझ में, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। ठीक, अब ये आपको बात समझ में आई, ये कारण है। ठीक, अगर मान लीजिए कि अलग अलग भाषा बोलेंगे लोग, अलग अलग पहचान होगी, अलग संस्कृति होगी, तो राष्ट्र के निर्माण में क्या होगा, मुश्किल होगा, राष्ट्र नहीं बन पाएगा। अगर बनेगा भी तो बहुत संघर्ष करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम लोग हेडिंग करेंगे वो है जाल्बोरिन, ठीक है, या जाल्बोराइन। बहुत लोग कहते हैं जाल्बोरिन और बहुत लोग कहते हैं जाल्बोराइन। ये क्या था, यह एक जर्मन शुल्क समाज था, जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य के लोग शामिल थे, जर्मन राज्य शामिल था, ठीक है, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल था। यह संघ कब बना, 1834 में बना और प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ, ठीक है, प्रसा की पहल पे स्थापित किया गया, तो उसको भी लिख दे। चलिए हेडिंग बना लीजिए, जाल्बेराइन, क्या हेडिंग बनाएंगे, जाल्बेराइन। अब जाल्बेराइन क्या था, तो जाल्बेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था, क्या था, एक जर्मन शुल्क संघ था, एक जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है। जाल्बेराइन क्या था, तो जाल्बेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था, जिसमें अधिकांश कौन से राज्य के लोग शामिल थे, तो जर्मन राज्य के लोग शामिल थे, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल था, जिनमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल था, ठीक है। और ये किसकी पहल पे बना था, तो यह संघ 1834 ईस्वी में बाबू प्रसा की पहल पर स्थापित किया गया था, प्रसा ने पहल किया और उसी पहल पे क्या हुआ, यह स्थापित हुआ था। तो इसमें लिखिएगा कि यह संघ 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर, ईस्वी में प्रसा की पहल पर स्थापित किया गया था, स्थापित किया, प्रसा की पहल पर स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था, प्रसा की पहल पे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब इसके काम क्या थे,
तो इनका काम ये था ना कि ये विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को क्या करते थे, समाप्त करते थे। जो शुल्क अवरोध था, जो लगान टैक्स जो भी आप समझिए, जो शुल्क संबंधी अवरोध थे, ठीक है, जो रुकावटें थी, उनको क्या करते थे, समाप्त कर दिए इन्होंने। किसने, तो जो ये संघ था, ठीक है, जाल्बोराइन जो संघ था, इन्होंने क्या किया सॉरी, इन्होंने विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या क्या कर दी, 2 कर दी। तो लिख दीजिएगा कि इन्होंने विभिन्न राज्यों में शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया, शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। आ रही है बात समझ में बाबू? क्या कर दी, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, ठीक है, जो कि पहले 20 से भी अधिक थी। अब ये मुद्राओं की संख्या इन्होंने घटा दिया, यहाँ जोड़ना होगा तो जोड़ लेना कि जो कि पहले 20 से अधिक थी, जो पहले 20 से अधिक थी, 20 से अधिक थी। बात समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या किया कि मुद्राओं की संख्या को क्या कर दिया, मुद्राओं की संख्या को 2 कर दिया। मुद्राओं की संख्या को कितनी कर दी, 2। पहले कितनी थी, 20। अब 20 मुद्रा, अब 20 मुद्रा, जैसे मान लीजिए भारत है, अब भारत में 28-29 राज्य है, 28 राज्य है। अब सारे राज्य कहें कि मैं अपनी मुद्रा को चलाऊंगा, तो भारत कहां से गठित हो पाएगा, एक राष्ट्र बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 2 मुद्राओं को कर दिया। पहले मुद्राओं की संख्या कितनी थी, 20 थी। अब आपसे पूछेगा कि अगर इतना सब कुछ किया गया तो इसका मतलब लाभ क्या हो। तो जर्मनी की जो आर्थिक एकीकरण थी, जो जर्मनी का आर्थिक एकीकरण था, उसका यह एक प्रतीक बना। क्या बना, तो उसमें लिख दीजिएगा कि यह संघ, नीचे लिख दीजिएगा यह संघ जर्मनी की आर्थिक एकीकरण का एक प्रतीक था, एकीकरण का एक प्रतीक था, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो पहले उदारवाद पढ़ा, उसके बाद निरंकुशवाद समझा, उदारवाद के बाद क्या समझा, निरंकुशवाद, उसके बाद क्या समझा, जनमत संग्रह क्या था ये हमने समझा, उसके बाद रूमानीवाद को हमने समझा, उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के क्रमिक विकास को समझा, उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण समझा, उसके बाद यूरोप में जो है कि जाल्बोराइन क्या था, ठीक है, जाल्बोराइन क्या था ये समझा, ठीक है।